जिस पिता ने अपना खून पसीना एक करके बेटे को महल जैसा घर दिलाया, उसी बेटे ने कड़कड़ाती ठंड में पिता को एक कंबल तक नहीं दिया। लेकिन वे भूल गए थे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब कर्मों का हिसाब हुआ तो बेटे के आंसू नहीं रुके। मध्य भारत के एक प्राचीन और शांत शहर उज्जैन की यह कहानी है। यह शहर जितना अपने मंदिरों और आस्था के लिए जाना जाता है, उतना ही गहरी यहाँ के लोगों की जीवन गाथाएं होती हैं। इसी शहर की एक संकरी गली में दीनानाथ जी का बहुत पुराना मकान हुआ करता था। दीनानाथ जी एक बेहद साधारण और कर्मठ इंसान थे। उनकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उनका इकलौता बेटा प्रकाश महज 5 साल का था। कम उम्र में ही जीवन साथी का साथ छूट जाने के बाद दीनानाथ जी ने कभी दूसरा विवाह करने की नहीं सोची। उनका पूरा जीवन, उनकी हर सांस सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे प्रकाश के लिए समर्पित हो गई। दीनानाथ जी शहर के मुख्य बाजार में एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे। सुबह 4 बजे उठकर भट्ठी जलाना, दूध उबालना और मिठाइयां तैयार करना उनका नित्य कर्म था। भट्टी की आंच में तप तक कर उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन उनके मन में एक ही सपना रोशन था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। उन्होंने अपने बेटे को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे कितनी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। खुद फटे हुए कपड़े पहन लेते, लेकिन प्रकाश की किताबों और स्कूल की फीस में कभी कोई कमी नहीं आने दी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। प्रकाश अपने पढ़ने में होशियार था। जब उसे उच्च शिक्षा के लिए एक बड़े महानगर में एक महंगे कॉलेज में दाखिला मिला, तो दीनानाथ जी ने बिना एक पल सोचे अपनी वह पुश्तैनी मिठाई की दुकान और पुराना मकान दोनों बेच दिए। उस पैसे से उन्होंने बेटे की फीस भरी और खुद एक छोटी सी किराए की खोली में रहने लगे। उनका मानना था कि बेटे का भविष्य ही उनकी असली जमा पूंजी है। प्रकाश ने भी पिता की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। कुछ ही सालों में उसने शहर के एक पॉश इलाके में एक आलीशान फ्लैट खरीद लिया। नौकरी लगने के बाद प्रकाश का विवाह कविता नाम की एक सुशिक्षित और आधुनिक विचारों वाली लड़की से हुआ। कविता बड़े घर की बेटी थी और उसे अपने रहन सहन पर बहुत गर्व था। शादी के कुछ समय बाद प्रकाश ने दीनानाथ जी को गांव से अपने पास शहर बुला लिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दीनानाथ जी को लगा कि उनके जीवन का हर संघर्ष अब सार्थक हो गया है। लेकिन शहर की ऊंची इमारतों में अक्सर इंसानियत का दम घुटने लगता है। दीनानाथ जी का रहन सहन बहुत सीधा और देहाती था। उन्हें जमीन पर बैठकर खाना पसंद था। वे जोर जोर से रामचरितमानस का पाठ करते थे और उनके कपड़े भी बहुत साधारण होते थे। धीरे धीरे कविता को दीनानाथ जी की ये आदतें खटकने लगी। उसे लगने लगा कि उसके आधुनिक घर में यह बुजुर्ग पिता एक बेमेल हिस्सा है। जब भी कविता की सहेलियां घर आती, वह दीनानाथ जी को उनके कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। पिताजी, मेरी सहेलियां आ रही हैं, आप कृपया अपने कमरे में ही रहिएगा, उन्हें आपके इस तरह के कपड़ों से अजीब लगता है। कविता के इन शब्दों में सम्मान कम और आदेश ज्यादा होता था। दीनानाथ जी शांत स्वभाव के थे। वे चुपचाप सब सह लेते। उनका मानना था कि घर में शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। प्रकाश का काम भी अब बहुत बढ़ गया था। वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात थका हारा वापस आता। उसे घर की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था, या शायद वह जानबूझकर आंखें मूंद लेता था। दिसंबर का महीना आ गया था। उस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवाओं में ऐसी गलन थी कि हड्डियां तक कांप उठती थी। दीनानाथ जी की उम्र 70 के पार हो चुकी थी और उन्हें दमे की पुरानी शिकायत थी। ठंड के कारण रात में उन्हें अक्सर खांसी का दौरा पड़ता था। एक रात उनकी खांसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उनकी आवाज से कविता की नींद टूट गई। अगले दिन सुबह होते ही कविता ने घर में एक बड़ा हंगामा करा दिया। प्रकाश और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात भर इनकी खांसी की वजह से मैं सो नहीं पाती। मुझे सुबह उठकर घर के काम देखने होते हैं। मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप इन्हें कहिए कि ये बाहर बालकनी वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाए। वह बालकनी वाला कमरा असल में घर का स्टोर रूम था, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी और कांच की बड़ी खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आती थी। प्रकाश ने एक बार भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश नहीं की। उसने आकर पिता से कहा, पिताजी, कविता ठीक कह रही है। आप रात भर खांसते हैं, जिससे हमारी नींद खराब होती है। आप आज से बाहर वाले कमरे में सो जाइए, वहां आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा। दीनानाथ जी ने गहरी सांस ली। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी की रातों की नींदें भट्टी के सामने जला दी, आज उसी बेटे को उनकी खांसी से परेशानी हो रही थी। उन्होंने बिना कोई विरोध किए अपना छोटा सा संदूक उठाया और उस ठंडे सीलन भरे कमरे में चले गए। उस रात ठंड अपने चरम पर थी। दीनानाथ जी के पास सिर्फ एक पतली सी पुरानी चादर थी। उन्होंने कांपते हुए कविता से कहा, बहू, बाहर बहुत गलन है, अगर वो पुरानी मोटी रजाई दे देती तो रात कट जाती। कविता ने झिड़कते हुए जवाब दिया, वो रजाई धुलने के लिए दी हुई है, आप इसी चादर से काम चला लीजिए, इतनी भी ठंड नहीं है, आप तो खामखा बात का पतंगड़ बनाते हैं। दीनानाथ जी चुपचाप लौट आए। उस पूरी रात वे सो नहीं पाए। ठंड से उनका शरीर सिकुड़ गया था। उन्हें अपना वह पुराना समय याद आ रहा था जब प्रकाश छोटा था। एक बार ऐसी ही कड़ाके की ठंड में प्रकाश को बुखार हो गया था। तब दीनानाथ जी ने अपना इकलौता गर्म कोट बेटे को पहना दिया था और खुद पूरी रात अलाव जलाकर ठिठुरते हुए बैठे रहे थे।
आज उसी बेटे के विशाल घर में पिता एक गर्म कपड़े के लिए तरस रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए, हे ईश्वर, मेरे बच्चे को हमेशा सुखी रखना, शायद मेरे ही कर्मों में कोई खोट रह गया होगा। दिन बीतते गए और दीनानाथ जी उस ठंडे कमरे में एकांत जीवन जीने लगे। घर में रहकर भी वे एक अजनबी बन चुके थे। खाना भी उन्हें वहीं कमरे में एक कोने में दे दिया जाता था। लेकिन कुदरत का अपना एक तराजू होता है जिसमें हर कर्म का वजन बहुत बारीकी से तौला जाता है। जनवरी का अंतिम सप्ताह था। प्रकाश को एक बहुत जरूरी व्यावसायिक सौदे के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। लौटते समय रात बहुत गहरी हो चुकी थी और हाईवे पर घना कोहरा था। अचानक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने प्रकाश की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। प्रकाश को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जब कविता और दीनानाथ जी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जो बताया वह सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रकाश की दोनों टांगों की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि उसे कम से कम 6 महीने की पूरी तरह से बिस्तर पर ही रहना होगा। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद प्रकाश को घर लाया गया। अब उसका पूरा शरीर प्लास्टर और पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। शुरुआत के 10-15 दिन कविता ने बहुत मन लगाकर उसकी देखभाल की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा कविता का धैर्य जवाब देने लगा। उसे किसी की तीमारदारी करने की आदत नहीं थी। रात बिरात प्रकाश को करवट बदलवानी होती, पानी पिलाना होता या शौच के लिए मदद चाहिए होती। धीरे धीरे कविता के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ नजर आने लगी। एक दिन प्रकाश ने दर्द से कराहते हुए कहा, कविता, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा वो दर्द की दवा तो दे दो। कविता जो पास ही सोफे पर बैठी फोन चला रही थी जोर से झुंझलाई, दिन भर मैं आपके आगे पीछे ही घूमती रहूं क्या? मैंने अभी घर का सारा काम खत्म किया है, मेरी भी कमर टूट रही है, थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना सीखिए, हर बात पर मुझे मत बुलाया कीजिए। यह सुनकर प्रकाश सन्न रह गया। यह वही कविता थी जो कुछ महीनों पहले तक उसकी हर बात पर फूल बिछाती थी। आज जब वह असहाय हो गया था तो उसे अपनी पत्नी का यह रूखा व्यवहार तीरों की तरह चुभ रहा था। समय के साथ हालात और बदतर हो गए। कविता प्रकाश को समय पर खाना देना भी भूल जाती। कई बार वह उसे बिना बताए घंटों के लिए अपनी सहेलियों के पास चली जाती। प्रकाश उस बड़े से आलीशान बिस्तर पर पड़ा पड़ा छत को घूरता रहा। उसे अब एहसास होने लगा था कि लाचारी किसे कहते हैं। एक रात की बात है, बाहर तेज बारिश और सर्द हवाओं का शोर था। प्रकाश के गले में तेज खराश हो रही थी और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने पास रखी मेज पर हाथ मारा, लेकिन पानी का जग खाली था। उसने आवाज दी, कविता, कविता, थोड़ा पानी दे दो, गला सूख रहा है। दूसरे कमरे से कोई आवाज नहीं आई। कविता गहरी नींद में सो रही थी। प्रकाश ने फिर से पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्यास से उसका कंठ सूख कर कांटा हो रखा था और शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर खुद पानी ले सके। उस पल, उस बेबसी के अंधेरे में प्रकाश को अचानक अपने पिता की याद आई। उसे याद आया कि कैसे कड़कड़ाती ठंड में उसके पिता ने एक रजाई मांगी थी और उसने कैसे अनदेखा कर दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उस अंधेरे स्टोर रूम में खांसते हुए पूरी रात निकाल देते थे। आज वही लाचारी, वही तड़प प्रकाश खुद महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह समझ गया था कि कुदरत का न्याय है। जो बीज उसने बोए थे आज वही कांटे बनकर चुभ रहे थे। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। प्रकाश ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर दीनानाथ जी खड़े थे। उनके पैर कांप रहे थे। शरीर पर वही पुरानी चादर लिपटी हुई थी और उनके हाथों में एक पानी का गिलास था। दीनानाथ जी धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से प्रकाश के बिस्तर के पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से पानी का गिलास प्रकाश के होठों पर लगा दिया। पी ले बेटा, मैं जाग ही रहा था, तेरी आवाज सुन ली थी, गला सूख रहा होगा तेरा। पिता की आवाज में आज भी वही ममता थी, वही फिक्र थी। उसने रत्ती भर भी शिकायत या कड़वाहट नहीं थी। यह दृश्य देखकर प्रकाश के भीतर का सारा अहंकार, सारा घमंड, सारी कठोरता एक झटके में टूट कर बिखर गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से पिता के कांपते हुए हाथों को पकड़ लिया और उन्हें अपने माथे से लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, प्रकाश सुबकते हुए बोला। मैं अंधा हो गया था। मैंने इस झूठी शान और पैसों के नशे में उस भगवान को घर से निकाल दिया जिसने मुझे चलना सिखाया था। आज मुझे समझ आ गया कि जिस ठंड में मैंने आपको सिकुड़ने के लिए छोड़ दिया था वो ठंड शरीर को नहीं आत्मा को जमा देती है। मेरी इस भूल की कोई माफी नहीं है पिताजी, कोई माफी नहीं। वीरानाथ जी की आंखें भी छलक गई आई। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और भारी गले से कहा, अरे पगले, पिता का दिल तो समुंदर होता है, वहां बच्चों की गलतियों के लिए कोई जगह नहीं होती। तू ठीक हो जा, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैंने तुझे कभी पराया नहीं समझा बेटा। उसी समय कमरे के दरवाजे पर कविता आ खड़ी हुई। पानी गिरने की आवाज से उसकी नींद खुल गई थी। उसने जब यह सब देखा और सुना तो उसे अपनी ओछी सोच पर भयंकर ग्लानि हुई। जिस बुजुर्ग को वह एक बोझ समझती थी आज वही उस घर के बेटे का सहारा बन रहा था, जबकि वह खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी। कविता दौड़कर दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस घर के असली देवता को पहचान ही नहीं पाई। आज से आप इस घर के सबसे बड़े कमरे में रहेंगे और मैं आपकी सेवा एक बेटी की तरह करूंगी।
उस रात के बाद उस घर का पूरा माहौल बदल गया। दीनानाथ जी को ससम्मान घर के मुख्य कमरे में लाया गया। प्रकाश के ठीक होने में कई महीने लगे, लेकिन इस दौरान उस घर में जो प्रेम और सम्मान का रिश्ता पनपा, उसने हर घाव को भर दिया। कविता अब खुद अपने हाथों से दीनानाथ जी का मनपसंद खाना बनाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। समय ने उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले, लेकिन जिस जड़ों को उसे सींच कर बड़ा किया है, उन्हें काटने वाला कभी हरा भरा नहीं रह सकता। माता पिता वो छांव है जो धूप सहकर भी अपनी औलाद को शीतलता भी देते हैं। कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में होता है, और जब नियति अपना फैसला सुनाती है तो अच्छों अच्छों का गुरूर टूट जाता है।